आइए समझते हैं कि क्या मीनिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, अगर कोई वस्तु मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उसके पास एक्सेलरेशन a है, तो इस यात्रा के लिए जो t इक्वल 0 से स्टार्ट हुई है और t इक्वल t तक चली है, पूरा समय कितना बीता? t के बराबर बीता, और उतने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s के बराबर हो गया। इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो कुल कितने वेरिएबल हैं इसमें? इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, टाइम स्पेंट या टाइम इंटरवल t है, डिस्प्लेसमेंट s है। तो ये वेरिएबल्स ऑफ मोशन है, वेरिएबल्स ऑफ मोशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए यहां लिखा गया है उत्सव। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम इंटरवल, S फॉर डिस्प्लेसमेंट, A फॉर एक्सेलरेशन एंड V फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी कभी कोई वस्तु चलती है तो उसे 5 चर 5 वेरिएबल्स जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स ऑफ मोशन। अब इनके बीच में आपस में जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब ये जो वेरिएबल्स ऑफ मोशन है उनमें आपस में जो संबंध है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। पहला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर देखिए कौन सा चर अनुपस्थित है? विस्थापन आई मीन डिस्प्लेसमेंट अनुपस्थित है। यहां पर फाइनल वेलोसिटी एब्सेंट है और यहां पर टाइम एब्सेंट है। ठीक है, तो 5 में से 4 वेरिएबल लेकर के एक रिलेशनशिप ये बनाया गया, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 5 में से 4 लेकर के बनाया गया तो ये है, इसमें वेलोसिटी एब्सेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है, इसमें वेलोसिटी एब्सेंट है, तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये 5 में से 4 को यहां पर भी लिया गया है और उनमें आपस में कनेक्शन बैठा दिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो लिखे गए हैं, इसमें यह बात मान लिया गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो जिस फॉर्मेट में ये लिखा गया वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए ही ये लागू होता है। अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े चलने लगेगा तो उसके लिए दूसरा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट यही रहेगा लेकिन तरीका बदल जाएगा। वहां हमें दिशा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये 4 इसमें जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि टाइम इंटरवल क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा तब हम लोग बात करेंगे। जब एक मोशन इन प्लेन टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे नापा जाए। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन पढ़ने के पहले हमको हाउ टू मेजर द डायरेक्शन, है ना, इसको सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी वो कुछ समय है लगेगा उसको आने में। तो आज अभी मैंने ये आपको बताया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर द रिलेशंस amongst the variables of motion. And how many variables of motion are there? 5. Utsav, initial velocity, final velocity, time interval, displacement and acceleration. ये याद रखने के लिए उत्सव मैंने बना दिया है। अभी जिन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम लोग बात किए हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। उनका डेरिवेशन किया जा सकता है किससे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है ना,
velocity time graph for a uniformly accelerated motion and derivation of equations of motion, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब जिस भी वस्तु के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा गया है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वस्तु है जो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक समान एक्सेलरेशन से चल रही है, उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब इसकी मदद से हम कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, तो आइए डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सभी जानते हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लिया जाए तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। एज वी नो दैट the slope of velocity time graph gives us the velocity कैसे, acceleration of the object, therefore acceleration is equal to slope of velocity time graph। यहां पर ग्राफ क्या है भैया, ग्राफ ए बी है, ठीक है। तो ए बी का स्लोप जो ये पॉजिटिव एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसी का tan थीटा से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसमें यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्सिस बनेगा वो यही है, थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC बाई बेस हो जाएगा AC हो जाएगा। और यहां से यहां तक देखिए ये फाइनल वेलोसिटी v है, इस समय पर फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। और ये इतनी ऊंचाई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यह जो सेक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, v माइनस u को रिप्रेजेंट करेगा। तो v माइनस u हो गया। और AC क्या है, AC जो है OD के बराबर है, और OD क्या है, टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू हमें मिला v माइनस u बाई t, ठीक है। तो देयरफॉर v माइनस u इज इक्वल टू A इंटू t। This implies that what, v is equal to u plus at, ठीक है। तो यह जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर v माइनस यू बराबर 80 है, तो यहाँ ग्राफ में लिख भी दीजिए v माइनस यू इज इक्वल। आइए बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सभी जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है फॉर ए गिवन स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, displacement of the object in the time interval t is equal to area below velocity time graph। तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, A B C D O हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं एरिया ABC प्लस एरिया ACDO, ठीक है। एरिया ABC क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस आपका AC है और परपेंडिकुलर क्या है, BC है।
प्लस एरिया ए सी डी ओ रेक्टेंगल है तो इसमें ए सी इंटू ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 ए सी इज इक्वल कितना है, ए सी इज इक्वल आपका टी है और बी सी इज इक्वल क्या है, बी माइनस यू या ए इंटू टी के बराबर है तो ए इंटू टी हो गया प्लस ए सी इज इक्वल आपका टी है और ओ ए इज इक्वल क्या है, यू है। तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस आएगा, एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में हमने इस तथ्य का इस्तेमाल किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये जनरल बात है कि पार्टिकुलर बात है? इसमें पार्टिकुलरिटी और जनरलिटी की क्या बात है? यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। खैर उसकी अभी बात हम लोग नहीं। आइए डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल टी क्या होगा, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दर्शाया गया है, तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, ए बी सी डी ओ है। ठीक है, तो ए बी सी डी ओ है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको ट्रेपेजियम मान लें, है ना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वही नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ओ। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 है। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between parallel sides। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जरा से देखिए पैरेलल, यह पैरेलल साइड है, यह पैरेलल साइड है, तो हमारे पास ओ ए होगा प्लस बी डी हो जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 ओ ए क्या है, यू है, और बी डी क्या है, बी डी वी है, तो यू प्लस वी हो जाएगा। और ओ डी वाला क्या है, ओ डी इज इक्वल टू टी है, टाइम इंटरवल। लेकिन यहां पर देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ t बराबर ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम नहीं चाहते कि टाइम आए। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू u प्लस v को हमने v प्लस u लिख दिया है ना, और t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। s इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए इंटू एस हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के लिए तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया। कुछ हद तक हम लोगों ने आपको याद होगा क्लास 9 में भी इसी तरीके से किया गया था। ठीक है, तो सर फिर क्लास 9 और क्लास 11 में क्या फर्क है, आइए देखते हैं फर्क। इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव कर सकते हैं कैलकुलस मेथड से भी, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ओके देखते हैं। आइए बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल कैलकुलस मेथड। मान लीजिए कि कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वह x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पर टाइम t इक्वल टू 0 पर है और वहां पर वेलोसिटी कितना है, u है, और t इक्वल टू t पर उसकी पोजीशन x इज इक्वल टू s हो गई है।
ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, और उसमें एक समान एक्सेलरेशन a है। ठीक है, तो यह अपनी यात्रा यहां से यहां किया। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में समयांतराल dt बीता वेरी 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 स्मॉल, और यहां पर वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, dv के बराबर हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या पता चलेगा, dv बाई dt, है ना। चूंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो कहीं पर भी आप इंटरवल ले लीजिए, है, छोटा सा टाइम इंटरवल और छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसकी मदद से अब देखिए t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है, और t इक्वल टू t पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v के बराबर है। ठीक है, ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस u। आइए पहले एक न्यूमेरिकल के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु यात्रा कर रही है, a से b पर जा रही है, और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यहां पर t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 6 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर 8 मीटर पर सेकेंड है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से यहां तक जाने में 4 सेकेंड लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। वेलोसिटी में चेंज सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिया, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन एसी चेंज इन वेलोसिटी को हम एक नए तरीके से निकाल सकते हैं। इस पूरी यात्रा को हमने कई टुकड़ों में, कितने, 1 2 3 4 टुकड़ों में बांट दिया, एक एक सेकेंड का इंटरवल लेकर के। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, dv1 इज इक्वल टू 2। इस 1 सेकेंड में dv2 उसको नाम दिया, वो भी 2 है। यहाँ पर 1 सेकेंड में dv3 उसको नाम दिया, वो भी 2 है। यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो dv4 नाम दिया, और वो भी 2 के बराबर है। यहाँ पर देखिए 2 2 2 आ रहा है, ये अलग भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो समान ही होगा, लेकिन हमने सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो आप देखिए यहाँ पर जो चेंज हुआ, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, सबको जोड़िए, 2 2 2 2 8 हो जाएगा कि नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि पूरी यात्रा को आप छोटे छोटे इंटरवल में बांट दीजिए, इंटरवल इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, और उन इंटरवल्स ऑफ टाइम में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ है वो निकाल लीजिए, और उन सभी चेंज इन वेलोसिटीज को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस मच है, तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt लिख सकते हैं। यानी समय dt के बराबर बीता है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, dv के बराबर हुआ, क्योंकि वस्तु एक्सेलरेटेड है, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, a के बराबर है। ठीक है, तो अब सभी dv t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू t तक सभी छोटे छोटे dv's को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जोड़ने का तरीका क्या करेंगे, dv मतलब वेरी 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 स्मॉल पार्ट्स ऑफ द जर्नी, और वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी इन ए वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। dt मतलब क्या होता है, अत्यंत छोटा, इसको इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बोलते हैं, इतना स्मॉल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा करने के पीछे सीधे कारण है कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होगा तो उस दरमियान वो क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है, और चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देने तो मिल जाएगा। तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, सभी डीवीज को जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेट कर देना मैथमेटिकल तरीके से, और यहां पर इंटीग्रेट कर दीजिए a इंटू डी टी। ठीक है, ओके, t इज इक्वल टू 0 से कहां तक की यात्रा के बारे में बात किया जा रहा है, t इक्वल टू t तक, और t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना है u, और t इक्वल टू t पर कितना वेलोसिटी है v। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए भाई यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो इंटीग्रेशन d को खा जाएगा, तो ये बच गया v, लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, अपर लिमिट इज v, एक कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, तो इंटीग्रेशन और dt के मुकाबला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, केवल t रह जाएगा। ठीक है, t 0 टू t हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो v माइनस u इज इक्वल क्या हो गया, a इंटू टी हो गया, u को उधर ले जाइए तो v इज इक्वल क्या हो गया, u प्लस a t हो गया।
So this is the first equation of motion which is derived with the help of the integral calculus. Such a simple thing. ठीक है? Okay. आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन इंटीग्रल मेथड से करते हैं। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल क्या होता है, dx बाई dt होता है। ठीक है, तो dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू होगा v इंटू dt। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पूरी यात्रा को u से लेकर के v तक जहां वेलोसिटी है x इक्वल 0 से लेकर के x इक्वल s तक की यात्रा को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तो जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में यहां लेंगे, टाइम इंटरवल dt में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो सभी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सभी कुछ छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पूरी यात्रा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया है ना। और यहाँ चेंज इन वेलोसिटी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यह कुछ मीटर चला या कुछ मीटर चला या कुछ मीटर चला या कुछ मीटर चला। तो अगर इन जितने मीटर चला है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक, x इज इक्वल 0 से लेकर के x इज इक्वल टू s, और v इज इक्वल क्या है, u प्लस at है, हमें मालूम है v इज इक्वल किसी क्षण पर वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम 0 टू t। किस यात्रा में जो है, जब देखिए जब t इक्वल 0 है तो x इक्वल 0 है, जब t इक्वल t है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, s के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt t इज इक्वल 0 टू t इज इक्वल t। ठीक है, यहाँ पर u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, वो तो बदल नहीं सकता है। t इक्वल 0 पर जो वेलोसिटी चाहे जो हो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, u बाहर चला गया तो इंटीग्रेशन के सामने सीधे dt पड़ गया तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। यहाँ पर t 0 टू t हो जाएगा, प्लस क्यों खा जाएंगे, दोनों उल्टे ऑपरेशन है। ठीक है, a बाहर आ गया और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1 t टू द पावर 1 dt, भाई a बाहर चला जाएगा तो t टू द पावर 1 dt होगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t, है ना। यहाँ पर u इंटू t माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट घटा देंगे, प्लस 1/2, भाई 2 को बाहर लिया जा सकता है 1/2, और t की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू u t प्लस हाफ, यहाँ पर a था भाई, a t स्क्वायर हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए, इस चीज को अगर देखा जाए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लोअर लिमिट इज इक्वल 0, अपर लिमिट इज s, तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, s हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये सेकंड, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब याद रखिए, अब क्लास 9 वाला मेथड नहीं काम करेगा, अब आपको इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये तो एक नजीर है, बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और कंपटीशन में जो है टोटली इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस पर आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। मैं कुछ न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा जिनमें इन सब चीजों का उपयोग किया गया होगा। आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस मेथड। यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल dv बाई dt होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। भाई dx कट जाएगा, क्या हो जाएगा, dv बाई dt ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेन रूल बोला जाता है। ठीक है, ओके। dv बाई dt को हमने बताया है आपको कि d बाई dt ऑपरेटिंग ओवर v भी माना जा सकता है, और इसको dv बाई dt को ई रेशियो के रूप में भी लिया जा सकता है। ये 200% सही बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको आप रेशियो के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो हायर लेवल का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसलिए मैं उसको ऐड कर रहा हूं। आप बिल्कुल इसको dv बाई dx के रूप में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
इसीलिए मैंने कहा कि dx dx कट जाएगा तो dp बाई dt के रूप में हम लोग इसको वही चीज है, इसी चीज को नए ढंग से लिख दिया गया है। लेकिन dx डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये वेलोसिटी हो गया इनटू dv बाई dx हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, तो जब इनिशियल वेलोसिटी तो x इक्वल टू 0 है, यहाँ वेरिएबल x है तो आप लिमिट इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। यहाँ वेरिएबल v है तो यू विल राइट लिमिट इन टर्म्स ऑफ v। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल पोजीशन x 0 और फाइनल पोजीशन s, और a कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन dx 0 टू s इज इक्वल टू, या v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ाया गया है। u टू v अपर लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो a इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आमने सामने, तो v इंटीग्रेशन खत्म कर देगा और x बच जाएगा यहाँ पर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s, और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट a इंटू व्हाट s माइनस 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। s माइनस 0 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as हो जाएगा। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as हो जाएगा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, नया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे बिल्कुल वेरी इजी। ठीक है, कोई भी नई चीज होती है, साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसमें कठिनाई आती है, तो आपको लगता है बहुत कठिन है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तब क्या होता है, तब वो बहुत इजी हो जाता है। आपको लगता है अरे साइकिल चलाना कौन बड़ी बात है ना। बिल्कुल उसी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की स्टार्ट है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग करेंगे, जब करना चालू कर देंगे तो बिल्कुल आसान है।